सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट ए बी सी सेट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, पारजीनी जंतु क्या है? इन जंतुओं का उत्पादन किन कारणों से किया जाता है? कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, जंतुओं में अंडे, शुक्राणु अथवा जाइलोट में बाहरी जीन की वाहक के माध्यम से प्रविष्ट कराकर पारजीनी जंतु बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, जंतुओं जैसे गाय, सुअर, भेड़, बकरे आदि के शरीर औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ, एंटीबॉडीज, वैक्सीन आदि के उत्पादन के लिए। दूसरा, जंतु क्लोन का निर्माण करने के लिए। तीसरा, उच्च कोटि के पालतू पशुओं के नस्ल के उत्पादन हेतु। प्रश्न क्रमांक 23 अथवा प्रश्न, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है? इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व लिखिए। उत्तर, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित प्राकृतिक कमियों का उन्मूलन तथा विशिष्ट जीन की स्वेच्छा से जीन तकनीक के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रतिरूपित किया जाता है। जीन क्लोनिंग डीएनए तकनीक जैविक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस तकनीक के प्रमुख महत्व एवं उपयोग इस प्रकार है। पहला, पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतु व पौधों में प्रत्यारोपित करके इसकी अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा, इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। तीसरा, इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार की पुनर्योगज वैक्सीनों का विकास किया जाता है, उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। चौथा, इसकी सहायता से जीन क्रिया नियमन का अध्ययन में सुविधा हुई है। पांचवा, इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन, हार्मोन, इंटरफेरान एवं विटामिनों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण जीवाणुओं द्वारा संभव हुआ है। प्रश्न क्रमांक 24, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की कोई 5 उपयोगिताओं को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, दही। यह एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है जिसमें दूध में लैक्टिक एसिड जीवाणुओं में लैक्टिक बल्गेरियकस, लैक्टिस एसिडोफिलस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस मिलाकर तैयार करते हैं। दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है जो दूध की प्रोटीन को स्कंदित करके दही बना देता है। दूसरा, पनीर। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित दुग्ध उत्पाद पनीर 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कच्ची पनीर। दुग्ध में दही या नींबू मिलाकर तैयार किया जाता है। दूसरा, पकी पनीर। पाश्चुरीकृत दूध में लैक्टिक एसिड कल्चर से तैयार किया जाता है। तीसरा, रॉकफोर्ट पनीर। भेड़ों की दूध में वेनिसिलियम रॉकफोर्टी कवक से तैयार किया जाता है। चौथा, कैमेम्बर्ट पनीर। पेनिसिलियम कैम्बेर्टी नामक कवक से तैयार किया जाता है। तीसरा, योगर्ट। दूध में लैक्टोबैसिलस, बल्गेरिकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक जीवाणु मिलाकर तैयार किया जाता है। चौथा, डबल रोटी। गेहूं के आटे में बेकर्स यीस्ट मिलाकर गूंथा जाता है। कुछ देर किण्वन करके खमीर उठाया जाता है। इस प्रकार स्पंजी डबल रोटी बनती है। पांचवा, इडली, डोसा, उत्पम। ये उत्पाद चावल व उड़द दाल के आटे के किण्वन से बनते हैं। इनमें घोल को 10 से 12 घंटों के लिए किण्वन हेतु छोड़कर तैयार करते हैं। ल्यूकोना स्टाक, मेसेंटीराइडिस, स्टेप्टोकोकस, फिकेलिस, पेडिकोकस, सेरेवेसी घोल का किण्वन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 अथवा प्रश्न, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को एल्कोहल, ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति इससे कैसे अपने आप को बचा सकता है? उत्तर, ड्रग, एल्कोहल एवं धूम्रपान के प्रति व्यक्ति किशोर अवस्था में ही आकर्षित होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से किशोरों को रोकना होगा क्योंकि चिकित्सा से रोकथाम, बचाव ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। यहाँ कुछ उपाय किशोरों को एल्कोहल एवं ड्रग के कुप्रयोग से रोकने के लिए एवं नियंत्रण करने के लिए कारगर होंगे। पहला, माता पिता एवं अभिभावकों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों से फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सके। निकट एवं विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेते रहना चाहिए। युवाओं की समस्या को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, संकट के लक्षणों की पहचान। माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों के खतरे के संकेतों को पहचानें और ध्यान दें। मित्रों को भी चाहिए कि वे ड्रग या एल्कोहल लेते देखने पर उन्हें रोकें या उनके अभिभावकों को तुरंत सूचित करें। इसके बाद बीमारी को पहचानें और उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। यह क्रिया समुचित चिकित्सकीय उपाय करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
तीसरा, व्यावसायिक और चिकित्सकीय सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापन कार्यक्रमों हेतु सहायता उपलब्ध हो। चौथा, शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 25, एक प्रारूप भ्रूणकोश की रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए। अ, अंडकोशिका, ब, प्रतिध्रुव कोशिका, स, सहायक कोशिका। उत्तर, एक प्रारूपी आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकी होता है। कार्य, पहला, अंडकोशिका, यह मादा युग्मक का कार्य करता है। दूसरा, सहायक कोशाया कोशिकाएं, यह परागनली का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, प्रतिध्रुव कोशाया कोशिकाएं, इसका कार्य अंडकोशा को पोषण प्रदान करना होता है। यह लिपिड से भरपूर होता है। भ्रूणकोश के 1, 2, 4 तथा 8 न्यूक्लिएट चरण तथा एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 25 अथवा प्रश्न, एक परिपक्व परागकण की रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए। अ, बाह्य चोल, ब, जनन छिद्र, स, जनन कोशिका। पहला, बाह्य चोल। बाह्य आवरण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह कठोर व खुरदरा होता है। दूसरा, जनन छिद्र। बाह्य चोल कुछ स्थानों पर पतला होता है, इसे जनन छिद्र कहते हैं। इससे परागनलिका बाहर निकलती है। तीसरा, जनन कोशा। जनन केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाती है, इसे जनन कोशा कहते हैं, जो परागनलिका में जाकर 2 नर युग्मकों में बढ़ जाती है और निषेचन की क्रिया संपन्न करती है। परागकण की रचना का चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 26, सहप्रभाविता क्या है? उदाहरण को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप होंगे। उत्तर, युग्म विकल्पी जोड़े के सदस्य प्रभावी या अप्रभावी नहीं होते हैं और दोनों ही F1 पीढ़ी में समान रूप से प्रकट होते हैं। यह प्रक्रिया सहप्रभाविता कहलाती है। इसका नामांकित चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 26 अथवा प्रश्न, अपूर्ण प्रभाविता क्या है? उदाहरण को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे। उत्तर, अपूर्ण प्रभाविता जब एक प्रकार के जोड़े का प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को पूरी तरह नहीं दबा पाता, तब एक तीसरे गुण की अभिव्यक्ति होती है। इस क्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे जब मिराबिलिस जलापा के लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में लाल पुष्प के गुण पूर्ण प्रभावी न होने के कारण गुलाबी पुष्प वाले पौधे बनते हैं। इसका नामांकित चित्र इस प्रकार है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।